नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियोस को। लेकिन आज मैं जिससे मिलवाने वाला हूं वो एक बहुत ही शानदार हस्ती हैं। मैं उनको शानदार भी कहूंगा, जानदार भी कहूंगा, वजनदार भी कहूंगा, क्योंकि फोर्थ जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं मेजर समरपाल तूर। और आज हम उनसे किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम उनसे बात कर रहे हैं दिल्ली धमाके के बारे में। आपको पता है 10/11 यानी कल शाम को दिल्ली में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। और ये जो धमाका है, ये कहा जा रहा है कि जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, डॉक्टरों का एक गैंग है। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ये बाकायदा डॉक्टरी का काम करते हैं। और इन लोगों का जो मॉड्यूल फरीदाबाद मॉड्यूल बस्ट हुआ है, उसमें इनका हाथ नजर आ रहा है। इसके क्या अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसको समझने के लिए मेरे पास मेजर समरपाल टू से बेहतर कोई इंसान नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये कि आखिरकार इस तरह की गतिविधियों को प्लान किया कैसे किया गया। दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये कि आखिर ये अमोनियम नाइट्रेट जो आया है वो आया कैसे, क्योंकि 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट मिला है हाल ही की रेड्स में। सहारनपुर में ये रेड हुई है, लखनऊ के अंदर एक रेड चल रही है, एक रेड फरीदाबाद में चल रही है और एक रेड जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा में चल रही है। और यहां से जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल बस्ट किया गया है उसमें 5 नाम है। एक डॉक्टर उमर मोहम्मद का है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ही इस कार के अंदर था और इस कार में जो है ब्लास्ट को अंजाम उसी ने दिया और ये एक फिदाइन हमला था, यानी एक सुसाइड अटैक था। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन का नाम आ रहा है, डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आ रहा है, डॉक्टर आदिल का नाम आ रहा है। डॉक्टर आदिल के पास से ही AK-47 मिली है। और इसके अलावा डॉक्टर परवेज का नाम आ रहा है। तो ये 5 नाम है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कई सारे अनुत्तरित सवाल हैं जिस सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, उसी को हम मेजर समरपाल तूर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है और ये जो OWG होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये किस तरीके से काम करते हैं। और क्या जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों को इंडोक्ट्रेट करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन क्या इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर लोगों को भी इस तरह से विश्वमित किया जा सकता है या उनको पूरी सोसाइटी के खिलाफ भड़काया जा सकता है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले मेजर समरपाल तूर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप इसको एक आतंकी वारदात की तरह देखते हैं? निकल कर तो कमोबेश यही आ रहा है। जय हिंद दीपक जी। जय जय हिंद हिंद। सभी दर्शकों को। दीपक जी देखें, ये जायज सी बात है, ये 100%। मैं पहली शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, ये एक आतंकवादी हमला है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखें आप, डिजाइन देखें, अफजल गुरु, प्रोफेसर, एजुकेटेड पर्सन, और वो जैसे मोहम्मद ने एक्सप्लॉइट किया पार्लियामेंट अटैक के लिए। तो बेसिकली बियॉन्ड J&K जैसे मोहम्मद रिक्रूट करता है OGW जो पढ़े लिखे होते हैं। आईसिस भी यही मॉडल फॉलो करता है कि जो भी नौजवान अगर कहीं गल्फ में पढ़ने के लिए गए हैं या फिर नौकरी के लिए गए हैं और मदरसों में भी जाते हैं, ये उन्हें सिलेक्ट करते हैं जो सोशली बहुत ही अलूफ होते हैं, बेसिकली जो ज्यादा पब्लिक है। तो इनका ये मुद्दा और मकसद रहता है कि जो सेक्लूडेड रहते हैं उनसे बातचीत करना, उनको परखना, और फिर बीच में अगर इन्होंने कुछ नेगेटिव या एंटी नेशनल नेशन के खिलाफ कुछ एक आध छोटी सी माइनर टिप्पणी करनी, और फिर ये रिएक्शन का वेट करते हैं। यदि ये पढ़े लिखे जो डायस्पोरा है माइनॉरिटीज का इनका, अगर ये इस टिप्पणी को लेके इसे आगे लेके चलते हैं, फिर ये एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट बन जाते हैं इंडोक्ट्रिनेशन के लिए। और इंडोक्ट्रिनेशन फिर इन्हें स्टेप वाइज करते हैं और इन्हें फिर आ, ये सीक्रेटिव स्मॉल, आप इन्हें सेल्स बोल लो या सीक्रेटिव कम्युनिटीज बोल लो, ये ऑनलाइन भी होती हैं। ये किसी गेमिंग पोर्टल्स के थ्रू भी एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं ताकि पकड़े ना जाएं।
एंड ये फिर वीपीएन नेटवर्क्स के थ्रू करते हैं कि ट्रैक ना हो सके। और जिस तरीके से अभी एक डॉक्टर के मोबाइल पे एक टेलीग्राम ग्रुप मिली है जिसके अंदर 4,000 सिर्फ +92 पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स पाए गए, तो जाहिर सी बात है, देखें एंड ऑफ द डे तो हमें सबको पता है कि ये आईएसआई का किया कराया है और फंडेड भी है। और जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में, अगर मैं आपको कुछ समय पीछे ले जाना चाहता हूं, जैसे कि बांग्लादेश में एक पाकिस्तान से एक शिप गई थी जिसमें 400 किलोग्राम आरडीएक्स मिला और 700 नंबर के आसपास AK-47 मिली। और उसी शिप का जो क्रू था 7 जनों का, वो मृत पाया गया। और 5 लोग जो कहा जाता है कि जैसे मोहम्मद या आतंकवादी मॉड्यूल के थे, वो बांग्लादेश इस शिप को नेविगेट करके लेके आए। और इसके बाद जो इसकी खबर बहुत ही 1-2 दिनों के लिए रही, और इसके बाद इसकी कोई खबर ही नहीं आई बांग्लादेश से। उसके एक कुछ हफ्तों बाद क्या होता है, बिहार में महीने पहले जाएंगे, बिहार में आरडीएक्स पकड़ा जाता। और फिर महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स पे पोलिंग के टाइम चेक पॉइंट्स ने, नाकों ने काफी गाड़ियों को रोका जिसमें अलग से आरडीएक्स पकड़ा गया अलग अलग जगहों पे। तो देखें, और अभी का समय देखें, दिवाली का समय है, इट इज टाइम फॉर दिवाली। कमर्शियल ग्रेड जो गन पाउडर है वो अवेलेबल है, लाइसेंस उसका है, चलान इशू हो रहा है, और ये गाड़ियों में कमर्शियली ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है। तो एक तो ये हो गया, दिवाली का फेस्टिव सीजन है। दूसरा वेडिंग सीजन है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पब्लिक प्लेसेस है यहाँ पे ओवर क्राउडिंग रहेगी। फिर दिल्ली में जिस तरीके से पीक आवर्स का टाइम होता है, उसका पैटर्न भी इन्होंने पढ़ा और जगह सिलेक्ट की। एंड इसके अलावा मैं और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, लेट अस कनेक्ट द डॉट्स, कि आखिर में जाके I-20 पुलवामा में रहने वाले बंदे की ही क्यों निकली। वो बिहार से क्यों नहीं था, यूपी से क्यों नहीं था, साउथ से क्यों नहीं था, पंजाब से क्यों नहीं था, किसी और स्टेट का क्यों नहीं था। मजहब पे तो मैं खैर बात ही नहीं करूंगा, वो तो आई डोंट वांट टू गो देयर, सबको पता ही है जो चीज, तो उसे क्यों दोहराना। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पुलवामा, अनंतनाग, फरीदाबाद, हैदराबाद, गुजरात, और एजेंसीज इन्वॉल्व जो इसकी तफ्तीश कर रही हैं, जेके पुलिस, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस, एटीएस, और अब एनआईए। और ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स क्यों चुने गए, क्योंकि ये इंडोक्ट्रिनेटेड हो चुके हैं, नंबर एक। इनका प्रॉपर टेररिस्ट सेल इस्टेब्लिश हो चुका है, नेटवर्क इस्टेब्लिश हो चुका है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब क्या होता है, ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे चुने जाते हैं जो फर्दर पब्लिक के साथ कांटेक्ट बना के रखें, वो पब्लिक का माइंड पढ़ सकें, और वो जियोपॉलिटिकल माहौल भी परख सके कि क्या माहौल चल रहा है। और फिर ये ऐसे लोग हैं जिनको एक्सेस होता है कुछ एरियाज का, ये फाइनेंशियली साउंड होते हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं होती, ये ठीक ठाक घरानों के होते हैं। तो देखें, ओजीडब्ल्यू के ऊपर शक करना इज अ वेरी रिस्की बिजनेस, क्योंकि काफी टाइम होता है कि ये अपने डिजिटल सिग्नेचर गायब कर देते हैं, दे डिस्ट्रॉय देयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग, अगर इन्हें भनक लग जाए कि कोई इनका पीछा कर रहा है। और ये जो दिल्ली में जो हादसा हुआ है, ये इनका सब्सिडरी टेरर सेल का, वो लोग थे जो पकड़े नहीं गए। और देखें, कभी भी कोई आप ऑपरेशन या मिशन को अंजाम देते हैं तो एक अगर मगर की कार्रवाई होती है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और आतंकवादियों में भी ये होता है कि अगर एक मॉड्यूल जो फाइनल होता है जिसने एक्चुअल प्लानिंग की है, उसका एक सिग्नल दिया जाता है कि अगर वो बस्ट हो गया
अगर उसका पर्दाफाश हो गया तो वो अपने आप ही एक ग्रीन सिग्नल बन जाता है कि बाकी मॉड्यूल्स के लिए कि आप जैसे भी हो, जिधर भी हो, जैसे तैसे आप अपने ऑपरेशन को अंजाम तुरंत एग्जीक्यूट करो। तो आपको लगता है क्योंकि ऐसा ही हुआ है? आपको लगता है डॉक्टर ऐसा गुलाम ही हुआ है, मोहम्मद ने ऐसा ही किया है? क्योंकि ऐसा कई ही सारी हुआ है। चीजें, कई सारी थ्योरीज हैं इसके अंदर। तूर साहब, मैं आपको, मेजर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक थ्योरी तो यह है कि उमर जो है उसके साथ तीन लोग और थे, लेकिन पुलिस ने अब इस थ्योरी को नकार दिया है कि गाड़ी में सिर्फ उमर बैठा हुआ था। उसकी सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आई है। दूसरी एक बात, क्या ये लोग इतने इंडोक्ट्रिनेट थे कि ये इंसान लगभग 3 घंटे पार्किंग के अंदर बैठे रहता है और उसके बाद निकलकर ब्लास्ट कर देता है? तो कोई आदमी मरने जा रहा हो, उसको पता हो कि वो मरने वाला है, और उसके बाद वो 3 घंटे बैठा रह सकता है? क्या ये थ्योरी भी हो सकती है कि वो अमोनियम नाइट्रेट उठा के ट्रांसफर कहीं करने वाला था और एक्सीडेंटली ये ब्लास्ट हो गया, या आपको ये सिंपल एक सुसाइड अटैक नजर आता है? देखिए, ये मैंने कल भी मेंशन किया था एक चैनल पे, ये फिदाइन हमला है। ये जल्दबाजी में किया गया है, और ये जल्दबाजी में इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तादाद में अमोनियम नाइट्रेट पाया गया है और जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है एक्सप्लोसिव्स में, इसमें ब्लास्ट इफेक्ट, डेटोनेटर की वजह से ब्लास्ट इफेक्ट होता है, और जो बर्निंग वाला इफेक्ट है, जो जलने वाला पदार्थ है, वो अमोनियम नाइट्रेट उसे मल्टीप्लाई करता है। तभी आपने ब्लास्ट साइट पे देखा होगा कि आग बहुत लगी थी। और आप गाड़ियों की हालत देखना, मैंने नोटिस किया कि कोई गड्ढा नहीं हुआ सड़क में। पहली चीज, जब हम बॉम्ब स्क्वाड जब जाता है तो हम मेजर करते हैं कि ग्राउंड में गड्ढा कितना हुआ है। उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर फिर हम देखते हैं कि रोड का व्हाट क्लास ऑफ रोड, क्लास 4 है, क्लास 5 है, क्लास 6 है, मतलब कितना हार्ड टॉप रोड है और इसकी कितनी वेट कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक है ये रोड। फिर इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम एक नतीजे पे आते हैं कि लगभग शायद इस क्वांटिटी में इन्होंने एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया होगा। तो देखें, जहां पे ये इंपैक्ट हुआ है, कम से कम 8 या 9 गाड़ियां डैमेज्ड हैं, जिसमें कि 2 या 3 गाड़ियां तो मतलब बियॉन्ड रिकग्निशन ही है। 2 गाड़ियां तो मतलब गाड़ी की चैसी चैसी बची और कुछ भी नहीं बचा। तो देखिए, ये अभी जहां तक मेरा अनुमान है, ये कम से कम 20 से 30 केजी के बीच एक्सप्लोसिव होगा। और इन्होंने इसमें कोई बॉल बेरिंग नहीं थे, कोई कीले नहीं थी, कोई लोहे का पदार्थ नहीं था। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट इफेक्ट हुआ है, वो शॉक इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से जो आसपास की गाड़ियां थी वो उसी ब्लास्ट वेव के इफेक्ट में टेढ़ी हो गई हैं, डिसमेंटल हो गई हैं या मैंगल्ड हो गई हैं, जिसके पटखच्चे उड़ गए, कम से कम 150-200 मीटर दूर जाके ये गिरे हैं। पर यदि स्प्लिंटर होते तो स्प्लिंटर आर पार जाते और गाड़ियों के टुकड़े इतनी दूर तक नहीं स्प्रेड होते, क्योंकि स्प्लिंटर एक गोली का काम करते हैं। तो देखे, मैंने जहां तक साइड देखी, कोई गड्ढा नहीं था, कोई स्प्लिंटर के निशान नहीं थे। और जहां तक रिपोर्टर्स का सवाल है, वो कह रहे थे कि कोई आरडीएक्स की स्मेल नहीं थी। तो देखें, इन्होंने शायद केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ अलग यूज किया है, या फिर इन्होंने मिक्स्ड कॉम्पोजिशन यूज किया है जिसमें प्योरली एक्सप्लोसिव कंटेंट नहीं था। और देखें, फरीदाबाद में जो रेड हुई है, वहां पे इन्हें टाइमर भी मिले हैं, इन्हें वायर्स भी मिली हैं, इन्हें रिमोट कंट्रोल भी मिले हैं, और डेटोनेटर का मुझे पता नहीं कि मिला है या नहीं अभी, पर ये सारे आइटम्स वहां पे बरामद हुए हैं। क्योंकि देखिए, डेटोनेटर लास्ट स्टेज होती है, फाइनल स्टेज कि लेके वहां पे लगा दिया। डेटोनेटर इज द लास्ट जिससे धमाका होता है। ठीक है, और भी कॉम्पोजिशन होता है, पी के होता है, एचएमएक्स होता है, टीएनटी होता है, अलग अलग ग्रेड का होता है। तो देखें, और ऊपर से देखें दिवाली सीजन है, तो ये अगर स्लीपर सेल है, जायज सी बात है, एक इंसान नहीं,
ये पूरी टीम ने अलग अलग लोकेशंस पे जाके अपने अपने मुताबिक जो लीगल क्वांटिटी में ये जितना अक्वायर कर सकते थे, ये इन्होंने अक्वायर किया, एक सेंट्रल जगह पे इन्होंने डिपॉजिट किया। तो एक चीज तो तय है कि ये एक बंदे का किया हुआ नहीं है, इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन जो ये करा रहा है। पर जो भी ये कोऑर्डिनेट करा रहा था, वो बहुत ही गोपनीयता इन्होंने मेंटेन की, जब तक कल सुबह इसका पर्दाफाश हुआ। और कल रात को जो बचे कुछ मॉड्यूल थे, उनका यही बैकअप प्लान होता है कि अगर मेन टीम फंस जाती है तो उसे बोलते हैं कि भाई तुम कैरी आउट करो, हम लोग तो अब सरकार के हत्थे चढ़ गए, तो हमारी तो गिरफ्तारी तय है, एंड दैट इज हाउ इट इज डन। तो ये जहां तक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि फरीदाबाद में रेड नहीं लगती तो ये हादसा कल शाम को शायद नहीं होता। बट ये और भी रिफाइंड तरीके से, और भी भयंकर तरीके से, विद मोर इम्पैक्ट, और भी ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी। तो इट कुड हैव बीन वर्स। ठीक है, आपको क्या लगता है डॉक्टर उमर मोहम्मद ने जल्दबाजी की, डर गया था, या उसको लगा कि अब जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे ही मॉड्यूल पकड़ा जाए उसके बाद आप जाओ, आप जो कर सकते हो अपनी मैक्सिमम पोजीशन के हिसाब से कर दो? क्या डरा हुआ था, क्या परेशान था, क्या चिंतित था? क्यों फिदायीन हमलावर बन गया एकाएक एक डॉक्टर एमबीबीएस पास? देखें, इनके इनके आई थिंक आज मैंने एक इंटरव्यू भी देखी थी कि किसी की रिलेटिव थे जो कहते थे कि बहुत ही चुप चुप इंसान था, जी बहुत ही बिल्कुल। चुप रहता था, कोई अपने खुद की फैमिली के साथ भी घुलता नहीं था या ज्यादा बात नहीं करता था, पर 5 समय की नमाज पढ़ता था, डेडिकेटेड था, डॉक्टर था। बट देखें, माइंड को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, तो मैं वही बता रहा हूं, असली जो इसमें मुलजिम है वो मौलवी है जिन्होंने इन्हें इंडोक्ट्रिनेट किया। ये बिकॉज मैं बता रहा हूं, गाड़ी जितनी अच्छी बना लो, उसका चलना सिर्फ स्पार्क प्लग के दम पे ही चलेगा वो। तो जो स्पार्क क्रिएट करने वाला जो होता है, जो नफरत फैलाने का आइडिया जो प्लांट करता है दिमाग में, वो असली दुश्मन है सोसाइटी का। और मैं दर्शकों को अभी भी बता रहा हूं कि चाहे दुश्मन का आर्टिलरी का गोला हो, मिसाइल हो, या आतंकवादियों का बम हो, ये मजहब पूछ के नहीं मारेगा। इन्होंने एक ही चीज को मारना है, भाई इंडियन हो, हिंदुस्तानियों को मारो। वो ये नहीं फटेगा पूछ के कि अच्छा तुम इस मजहब को, नहीं यार तुम्हें नहीं मारेंगे, बाकी सबको खत्म करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है पब्लिक को कि ऐसी वारदातों में हमें और भी मजबूती के साथ इकट्ठे आना पड़ेगा आगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं दीपक जी कि खतरा अभी टला नहीं है, दिस इज नॉट द एंड। एंड आप देखें जिस तरीके से इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहां पे तो लगभग रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है, वहां पे इतना बुरा हाल है पाकिस्तान में। बट मैं इतना कहता हूं कि बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए देश को। खासकर मैं जानता हूं कि लोग बहुत उत्सुक है कि नहीं पाकिस्तान ने कराया, ठीक है बेशक पाकिस्तान ने कराया है, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि पहले अंदरूनी दुश्मन, अंदरूनी गंदगी को साफ किया जाए, ताकि हम बाहर के दुश्मन को एक फ्री माइंड और एक यूनाइटेड कंट्री के तौर पे हम इनका मतलब इनको देखा मेजर जाए। टूर आप जो कह रहे हैं वो मतलब वर्चुअली इम्पॉसिबल है। आप अपने घर के दुश्मन, और कहाँ कहाँ ये दुश्मन छुपे बैठे हैं तूर साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मेरे को एक्सपर्टीज है इस पूरे मामले के अंदर। ये करना तो लगभग नामुमकिन सा काम है जिसके लिए आप बोल रहे हैं। लेकिन मेरा इस सब के सवाल, बीच में सवाल जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा? क्योंकि पाकिस्तान में कल से ही इसको लेकर हलचल देखी जा रही है, उन्होंने अपनी एयर सॉर्टीज और बढ़ा दी है। आपको क्या नोटा लगता है? क्योंकि उन्होंने जी, क्योंकि उन, क्योंकि जो है ऐसे हालात के अंदर नाम तो आईएसआई का ही आएगा, नाम यही आएगा कि जैश ने किया हुआ है, तो क्या होगा? देखें
मैं अभी जहाँ पे जा रहा हूँ, मैं अभी ये भी नहीं बता सकता कि वेयर एम आई ट्रैवलिंग राइट नाउ, पर मैं इतना कह रहा हूँ कि ऑप सिंदूर की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ आदेशों की वेट है कि कब गो होगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस इतने स्तर पे हमारी तैयारी है, दैट वी ओनली नीड अ ग्रीन सिग्नल, इट इज अ गो, दैट्स इट। पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि 1971 का उदाहरण लें। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट राइट टाइम टू हिट द एनिमी। मौसम साफ है, उनका वो भी ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। हम चाहते हैं कि वी वांट टू अवॉइड यूजिंग ड्रोन्स राइट नाउ। तो एक बार अगर कोहरा या फॉग या धुंध जैसा माहौल हो जाए वेदर का, तो जब दुश्मन की कैपेबिलिटी नेक्स्ट टू निल हो जाए ड्रोन यूज करने की, तब हमें अपनी एक्यूरेट मिसाइल्स और जो हमारे ऑल वेदर ऑल टेरेन ड्रोन्स हैं, जिनके पास अलग अलग टाइप ऑफ ऑप्टिकल कैपेबिलिटीज हैं फ्लाई करने की ड्यूरिंग बैड वेदर एंड गुड वेदर, शुड बी यूज्ड। और पिन पॉइंटेड टारगेट होने चाहिए इस बार। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका सबसे करारा जवाब तब होगा अगर हम अपने यूएवी, एक आर्म्ड अनमैन्ड आर्म्ड कॉम्बैट यूएवी यूकैव को यूज करें ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस, एंड वी टेक आउट देयर टेररिस्ट लीडर लाइक हाफिज सईद या सईद सलाउद्दीन। इन जैसों को अगर हम दिन या दिहाड़े मसूद अजहर। ड्रोन स्ट्राइक के जरिए इन्हें मारना चाहिए। दाऊद इब्राहिम को ड्रोन स्ट्राइक के जरिए अगर हमने उसे खत्म कर दिया या उसके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया विद यूएवी स्ट्राइक, इट विल बी अ मैसेज राइट इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद कि हम अब यहां तक पहुंच चुके हैं, अब बताओ आगे करना क्या है। और एक और बात तय है दीपक जी, जितनी आग यहां लगाने की कोशिश करेंगे अफगानिस्तान अप नॉर्थ, उतना ही उतावला और उत्तेजित होगा इन्हें और ज्यादा जोर से जवाब देने के लिए और इन्हें मारने के लिए। ठीक बात कही। तो आपके हिसाब देखें, से ऑपरेशन, पाकिस्तान, आपके हिसाब से ऑपरेशन मैं सिंदूर मैं 2.0 होने वाला है? मैं होगा, होगा, पर मैं अभी इट इज टू अर्ली टू से कि कब। पर मैं इतना कहूंगा कि समय भी हमारा होगा, जगह भी हमारे होगी, माहौल भी हमारे मुताबिक होगा, वेदर भी हमारे मुताबिक होगा। तो सारी चीजें हमारे मुताबिक जब पजल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब वार करने का सही समय होगा। पर इसका जवाब दिया जाएगा। देखें, इनका पाप का घड़ा भर चुका है, बल्कि ओवरफ्लो हो रहा है। आप खुद देखें दीपक जी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बीआरए, फिर टीटीपी, एंड टीटीपी ने तो अभी तहरीके लबैक पाकिस्तान टीएलपी के मेंबर्स को खुला न्योता दिया है कि आप आके टीटीपी में शामिल हो। फिर खैबर पख्तूनवा में जो पश्तून है वो इनके खिलाफ हुए पड़े, और जो पाकिस्तान का जो पंजाबी है वो अब साइडलाइन हो चुका है। और अभी पिछले हफ्ते सिंध में से, मतलब पंजाब के प्रोविंस में से, टीटीपी का एक वीडियो जारी हुआ था, आपको भी पता होगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम यहाँ आ चुके हैं और हम अब वेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान के पंजाब में कब आग लगाई जाए। तो आई थिंक दीपक जी, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज इट इज जस्ट अ जस्ट अ मैटर मैटर ऑफ ऑफ टाइम। टाइम। आपने इतने विस्तार से तमाम चीजें बताई, एक दिन आपका लंबा पॉडकास्ट करूंगा। बहुत अच्छा बोलते हैं आप मेरे साहब। और आपसे जानना चाहता हूँ, मलाकल आपकी फिल्म कब आ रही है, जो आपकी ये बायोपिक आप बन रही है? जॉन, ये जॉन इब्राहिम इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू। आपने बल्कि उनकी इंटरव्यू भी की थी, तो आई थिंक जॉन अभी ही इज इन द मिडल ऑफ द शूटिंग ऑफ ये जो हमारे पुलिस ऑफिशियल हैं, मिस्टर मारिया, मिस्टर राकेश मारिया, तो उनके ऊपर मूवी की शूटिंग में बिजी हैं। तो आई थिंक होगा, फोर्स 3 भी इनके प्रोजेक्ट में है। तो आई थिंक तसल्ली से बनाएंगे, बिकॉज ये मूवी इज अ वेरी हाई बजट मूवी, मलाकाल।
तो ये तसल्ली से फंडिंग इकट्ठी करके देन दे आर गोइंग टू गो होल सोल इनटू दिस 24/7। एंड ये ऐसी मूवी है जो ओवरनाइट 2-3 महीने की नहीं है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज हैं एक ही टाइम पे। और जिस तरीके से रेबेल्स और टेररिस्ट ग्रुप्स ने जो 8 राजपुताना राइफल पे हमला किया था, और जिस तरीके से हमने ये हमले का जवाब दिया था, जानते हुए भी कि हम शायद अगला दिन नहीं देख पाएंगे, ये हमारे जहन में था। इसको रियलिटी को भी जानते हुए हमने जैसे लड़ाई लड़ी, और हमने मतलब मैंने अपने ट्रूप्स को तो बोल दिया था, जो मेरी घातक प्लेटून थी, कि एक चीज तो तय है कि मरेंगे तो मारते मारते मरेंगे या फिर इन्हें साथ लेके मरेंगे, पर इनके इतिहास के पन्नों में इनके बारे में बात नहीं की जाएगी, हमारे बारे में बात बात लिखी जाएगी तो कि चलिए हम कैसे लड़ाई लड़े। तो बिल्कुल, और इन तो इतिहास के पन्नों में अब आ चुके हैं आप, मेजर समरपाल तूर। हाँ जी, तो एक दिन विस्तार से इस मूवी के ऊपर भी बात करेंगे जब आप कंफर्टेबल होंगे, अन्य मुद्दों पर भी बात करूंगा, क्योंकि मैं तो ये सब करता ही रहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जैसे नॉलेजेबल आदमी से मैं बात करूं। आपने जिस तरह से समअप किया है पूरे मामले को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दीपक जी, जय हिंद। जय हिंद।